नमस्कार। क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत। आज का जो टॉपिक है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री 600 BCE से 600 CE। लेकिन आज का जो लेसन का जो फोकस रहेगा, जो मेन बिंदु रहेगी मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो मौर्य साम्राज्य है, इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी जानकारी लेते हैं। एम्पायर का क्या मीनिंग है? एम्पायर का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज अंडर ए सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी। सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी, एक सर्वोच्च सत्ता के अधीन कहीं जो राज्य होते हैं तो उसको एम्पायर कहा जाता है। हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रोमन एम्पायर के बारे में। इसी तरह का आज जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मौर्यन एम्पायर वास्तव में भारत का पहला और सबसे बृहद, सबसे बड़ा एम्पायर है। जो मौर्य जो साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास के लिए एक अंधकार युग से प्रकाश युग की ओर प्रस्थान है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से पहले भारतीय इतिहास का एक क्रमबद्धता नहीं थी, कोई निश्चितता नहीं थी। तो इस कारण ये मौर्य साम्राज्य के बाद भारत की जो इतिहास की एक क्रमबद्धता आई, इसलिए मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्तंभ पुंज कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद इसकी स्थिति की एक क्रमबद्धता आई। दूसरा, मौर्य साम्राज्य का क्या बात थी? भारत की राजनीतिक एकता का आरंभ हुआ। कई सारे छोटे छोटे राज्य थे जिनके अस्तित्व को समाप्त करके एक बृहद राजनीतिक इकाई के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। इसका जो व्यवस्था जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य वास्तव में ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। जो अशोक को कहते हैं, अशोक जो शांति और प्रेम का संदेश देने वाला विश्व का महान सम्राट था, वो भी जो है मौर्य वंश से संबंध रखता था। अब हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है, हम किन किन स्रोतों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, उन पर विचार करते हैं। स्रोत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे बड़ा स्रोत है इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। अब देखते हैं कि ये इंडिका एक ग्रंथ है जिसका लेखक जो है मेगास्थनीस है। मेगास्थनीस एक ग्रीक था, वो एक इतिहासकार भी था। जो ग्रीक रूलर सेल्यूकस ने मेगास्थनीस को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वो 302 BCE, अप्रोक्सीमेटली 302 BCE से लेकर 298 BCE तक इस दरबार में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और उसने ये ग्रंथ लिखा इंडिका हमारे लिए एक जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन इसकी क्या बात है कि इंडिका अपने मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो परवर्ती जो ग्रीक राइटर्स थे, जो लेटर ग्रीक राइटर्स थे, उन्होंने इंडिका के अंश को अपने रचनाओं में
उद्धृत किया है, उद्धरण के रूप में रखा है, जो हमारे लिए एक स्रोत का काम करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का रचयिता है कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये जो कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सबसे प्रमुख सलाहकार थे। अर्थशास्त्र से भी हमें जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ऑफ विशाख दत्ता। विशाख दत्त 5वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण विद्वान था। उसने मुद्रा राक्षस लिखा। मुद्रा राक्षस वास्तव में एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। इसमें ये विस्तृत रूप से बताया गया है कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए मौर्य वंश की स्थापना की और नंद वंश को उगाड़ फेंका। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में मिलते हैं। चौथा है सबसे जैना एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। जैना में जो है भद्रबाहु का कल्पसूत्र ये एक ग्रंथ है। इसी तरह बुद्धिस्ट जो लिटरेचर में आते हैं महावंश, दीप वंश, महाबोधि वंश, ये सारे लिटरेचर जो है आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां प्रदान करते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो जो है पुराणास। पुराण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करने में। पुराण में जो है आपका वायु पुराण है और मत्स्य पुराण है। ये मौर्यन एम्पायर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। लेकिन पुराणों के उपयोग में हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, कारण इसमें कहीं काल्पनिक चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो स्रोत हैं वो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। फर्स्ट ऑफ हमें ये देखना है कि इंस्क्रिप्शंस क्या है। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस एक्चुअली आर इंस्क्रिप्शंस आर writings. Inscriptions are writings engraved on hard surface. Engraved on hard surfaces. Hard surface, such as stone, metal. अभिलेख एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये वास्तव में कठोर वस्तुओं पर उकेरी गई लेख होती है, जैसे स्टोन है, मेटल एटसेट्रा। ये कहाँ पर मिलती हैं? ये केव गुफाओं में मिलते हैं, मंदिरों की दीवारों में मिलते हैं, स्तंभों में मिलते हैं और शिलाओं में मिलते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ प्रदान करते हैं। सबसे अधिक जो इंस्क्रिप्शंस जो मिलते हैं वो अशोक के पीरियड में मिलते हैं, अशोक के काल में मिलते हैं। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन को 3 वर्गों में बांटा गया है: मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर इंस्क्रिप्शंस। इसी प्रकार आप देखेंगे जूनागढ़ के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं
ये बड़े महत्वपूर्ण है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। इससे ये साबित होता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार जूनागढ़ तक था। तो इसी के साथ साथ जो कॉइन्स होते हैं ये भी किसी भी साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक स्रोत है। इसी प्रकार ये कॉइन्स मौर्य साम्राज्य के लिए भी एक स्रोत का काम करते हैं। इसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो पाटलिपुत्र का खंडहर हो या फिर वो सारनाथ के जो मॉन्यूमेंट्स हो या फिर सांची के हो या प्राचीन मंदिर हो। इन सभी से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे कई सारे यात्रियों के विवरण हैं, उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलती है। अब महत्वपूर्ण हम चीज़ इसके बाद हम जो है मौर्य जो एम्परर्स हैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मौर्यन एम्परर्स, द मौर्यन एम्परर्स में सबसे प्रमुख है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of Mauryan Empire. चंद्रगुप्त मौर्य जो है approximately 321 BCE 321 BCE से लेकर 300 BCE तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का 300 BCE बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण था मगध। महत्वपूर्ण क्यों था? इसके लिए कई सारे योग्य शासक मिले थे। मतलब मगध के पास एक विशाल सेना थी। इसके अतिरिक्त मगध का जो क्षेत्र था वो बहुत ही उपजाऊ था और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। लेकिन 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर अधिकार कर लिया और 321 BCE में ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया। तो अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार कहाँ से, जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से। अगर हम पश्चिम में देखें बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, अगर पूर्व में देखें तो बंगाल यानी आसाम तक, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में जो है वर्तमान कर्नाटक तक, इतना विशाल बड़े साम्राज्य का स्थापना की। इसका जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल में इसके संबंध, बहुत अच्छे संबंध जो है ग्रीस से था। ग्रीक जो रूलर्स थे इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। ग्रीक रूलर्स वहाँ से अपने राजदूतों को इनके दरबार में भेजते थे और इनका जो राजदूत जो है उनके दरबार में रहता था। इस तरह उनका जो गिफ्ट्स का लेन देन भी था। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य का तिब्बत, चीन और दक्षिण के राज्यों से भी अच्छे संबंध थे। चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत 298 BCE अप्रोक्सीमेटली हुआ। इसके बाद इनका बेटा सम्राट बना बिंदुसारा। बिंदुसारा भी बहुत योग्य था और ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रतिजनों पर चला और राज्य को और समृद्धशाली और शक्तिशाली बनाया। ये 300 BCE से 300 अप्रोक्सीमेटली 3 BCE से 273 BCE तक शासक के रूप में काम किया, सम्राट के रूप में काम किया। इसके शासन काल में केवल ग्रीक के साथ नहीं बल्कि इजिप्ट, सीरिया इत्यादि देशों से भी इनके मौर्य साम्राज्य का संबंध स्थापित हुआ। इसके बाद जो है
इसका 273 में जब इसका देहांत हुआ, उसके बाद अशोक ने जो है गद्दी संभाली, सम्राट बना। अशोक सबसे महान सम्राट था और अशोक ने कई उपाधियां जो हैं वो प्राप्त की, जैसे देवनाम, प्रियदर्शी इत्यादि कई सारे उपाधियां ग्रहण की। अशोक का जो इतिहास है भारतीय इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण है। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो चाहे हो संप्रति हो, चाहे हो दशरथ हो, चाहे वो देववर्मन हो, या फिर वो बृहदर्थ हो। बृहदर्थ, ये सभी शासक जो उत्तराधिकारी थे अशोक के, ये कमजोर थे। इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी चंद्रगुप्त बिंदुसारा के साथ राज्य को एकीकृत करने में इतने समर्थ थे। ये कमजोर दुर्बल शासक हुए। ये बृहदर्थ के समय एक मौर्य कमांडर थे जो उनका नाम था पुष्यमित्र सुंग। इसने बृहदर्थ की हत्या कर दी। ये हुआ 185 BCE में, 185 अप्रॉक्सीमेटली 185 BCE में पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य का एक कमांडर था, उसने बृहदर्थ की हत्या कर दी और इसके बाद इसी के साथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। 185 BCE में बृहदर्थ की हत्या कर दी गई और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम देखते हैं, जब मौर्य साम्राज्य की हम बात करते हैं तो कलिंग युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कनक्वेस्ट ऑफ कलिंग, इसके बारे में विचार करते हैं। कलिंग युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। कलिंग युद्ध अशोक के लिए प्रथम और अंतिम युद्ध था। अब हम विचार करते हैं कि कलिंग युद्ध के क्या कारण थे, किस कारण से जो है अशोक ने कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा को कलिंग कहा जाता है। इसका वर्तमान नाम उड़ीसा के क्षेत्रों को उस समय जो है कलिंग कहा जाता था। तो क्या कारण है इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्बिशियस एंड इंपीरियलिस्ट रूलर। ये वेरी अशोक अपने आरंभिक जीवन में या प्रारंभिक जो समय में बहुत ही महत्वाकांक्षी था और इसके साथ साथ वह एक विस्तारवादी शासक था। वो मौर्य साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसके लिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया। दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, important from strategic point of view। कलिंग की स्थिति सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण थी। अगर मौर्य साम्राज्य दक्षिण की ओर बढ़ना चाहे, अपना विस्तार करना चाहे, इसके लिए दो मार्ग थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग। ये दोनों मार्गों पर कलिंग का अधिकार था। ये दोनों मार्ग पर कलिंग का अधिकार था, इसीलिए कलिंग को जीतना आवश्यक था। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पावरफुल स्टेट।
कलिंग मौर्य साम्राज्य का नेबरिंग स्टेट था, उसकी जो शक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जो मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा हो सकती थी, उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी। इसीलिए अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर इसीलिए अशोक ने जो है कलिंग को जीतने की सोची, ठान लिया और उस पर आक्रमण किया। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रेड वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कलिंग राज्य था, यहाँ पर सूती जो वस्त्र का जो वस्त्रों के अच्छी उद्योग थे, जिस पर अशोक जो है अधिकार जमा कर जो अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहता था। इसके साथ साथ अशोक चाहता था कि दक्षिण पूर्व एशिया जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे कलिंग पर अधिकार करना आवश्यक हो गया। इन कारणों से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग का अशोक का यह विचार था कि बहुत आसानी से वो कलिंग को जीत लेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। कलिंग के जो शासकों ने मौर्य जो एम्पायर का, मौर्य साम्राज्य का डटकर विरोध किया और डटकर मुकाबला किया, और इसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए, जन धन की भारी हानि हुई। ये हमें रॉक एडिक्ट 13 से ज्ञात होता है। इसके बाद क्या परिणाम निकला? कंसिक्वेंसेस ऑफ कलिंग वार। कलिंग वार के क्या परिणाम निकले? कलिंग वार जो युद्ध है वो केवल सम्राट अशोक के जीवन को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। हम देखते हैं कि उनका सबसे पहला जो परिणाम था कि कलिंगा बिकेम द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जैसा अशोक चाहता था कि जो कलिंग जो है उसके साम्राज्य का हिस्सा बने, उसी प्रकार इसका सबसे जो पहला जो परिणाम है वो कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया और इसकी राजधानी जो है तोसाली थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो परिणाम थे, जो मौर्यन एम्पायर का जो विस्तारवादी सिद्धांत का, जो विस्तारवादी नीति का अंत हो गया, क्योंकि कलिंग के युद्ध का इतना धन की हानि हुई, जिसे देखकर सम्राट अशोक द्रवीभूत हुआ और उसने भविष्य में युद्ध ना करने की घोषणा की और किसी देश पर आक्रमण ना करने की घोषणा की। इस प्रकार उसका जो विस्तारवादी सिद्धांत जो नीति जो है खत्म हो गई। इसके अतिरिक्त तीसरा जो सबसे बड़ा जो परिणाम, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो है अशोक के व्यक्तिगत जीवन में कई सारे प्रभाव पड़े। व्यक्तिगत जीवन में उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसने बिल्कुल सरल जीवन बिताना आरंभ किया और जो है उसने शिकार खेलना छोड़ दिया और मांस को त्याग दिया, मांस खाना भी उसने त्याग दिया। इसके अतिरिक्त जो वन्य प्राणियों की रक्षा, दूसरी चीज़ों पर वो अत्यधिक जोर दिया। इसके साथ ही उसने दान, दया, प्रेम इत्यादि गुणों को अपनाया। इसके बाद नेक्स्ट जो उसका बहुत बड़ा प्रभाव था, प्रोपेगेटर ऑफ बुद्धिज्म। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया, बुद्धिज्म का या बुद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगा दी। उसके कोशिश के बावजूद ही भारत में ही इसका प्रचार नहीं हुआ, बल्कि विदेशों में भी कई सारे देशों में बुद्धिज्म का प्रचार हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है पब्लिक वेलफेयर। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपना पूरा समय
अपनी पूरी शक्ति और पूरी संसाधन जो है जन कल्याण के कार्यों में लगाया। इसके बाद इसका जो कलियुग युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है या वो है दम की स्थापना। अशोक का एक सम्राट के रूप में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी दम है। दम वास्तव में अशोक चाहता था कि ऐसी एक नैतिक संहिता बने अपनी प्रजा के लिए जिससे सभी लोग माने, सभी को स्वीकार्य हो। इसके लिए उसने सभी धर्मों से अच्छे अच्छे गुणों को लेकर दम की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं कि दम जो है एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, एसेंस ऑफ द ऑल रिलीजन्स को, सभी धर्मों का सार को दम कह सकते हैं। दम की स्थापना के पीछे सम्राट अशोक का क्या उद्देश्य था? वो एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करना चाहता था। तो शिलालेखों से पता चलता है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं वास्तव में दम जो है एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, कॉमन कोड ऑफ कॉन्डक्ट या मॉरल सिस्टम या मॉरल रूल्स था जो अपने प्रजा में वो प्रचलित कराना चाहता था। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, दम के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। दम जो है सम्राट अशोक की सबसे बड़ी प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ दम की सबसे बड़ी प्रिंसिपल्स क्या क्या है? नंबर 1 प्रिंसिपल्स है रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। ये दम का सबसे पहला प्रिंसिपल है अपने से बड़ों का आदर करना और उनके आज्ञा का पालन करना। दूसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है लव टू यंगस्टर्स, लव टू यंगस्टर्स। ये केवल छोटे ही बड़ों का आदर नहीं करेंगे बल्कि बड़ों का कर्तव्य है कि अपने छोटों से प्रेम का व्यवहार करें। यहाँ तक अशोक ने इस बात पर जोर दिया जो सेवक हैं, जो दास हैं, उनके साथ भी बड़े प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए, उनका साथ भी व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहे, अच्छे व्यवहार किए जाए। ये है ट्रूथफुलनेस। तीसरा सिद्धांत है ट्रूथफुलनेस, सत्य। नैतिक जीवन का आधार जो है सत्य है। हर व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए और झूठ का परित्याग करना चाहिए। ये दम का तीसरा सिद्धांत है। चौथा है सिनलेस लाइफ, सिनलेस लाइफ। सिन जो पाप का कारण क्या है? पाप का कारण मैक्सिमम अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रूरता है। तो अशोक ने कहा इन गुणों को त्याग दीजिए। इसके स्थान पर दया, प्रेम, सहानुभूति, भाईचारा, इन गुणों को अपनाइए तो हम एक सिनलेस लाइफ जी सकते हैं। 5वां सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस। सम्राट अशोक ने कहा लोगों को ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि किसी की जो नुकसान ना हो, कोई भी जीव जंतुओं को भी हत्या से बचना चाहिए, जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है चैरिटी, चैरिटी, दान देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? विद्वानों को दान देना चाहिए, मुनियों को दान देना चाहिए, ऋषियों को और धनहीनों को दान देना चाहिए। सम्राट अशोक के अनुसार धर्म दान सबसे बड़ा दान है। इसके बाद आता है रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस। हर व्यक्ति अपने धर्म का तो आज सम्मान करता ही है, इसके साथ साथ वह दूसरे धर्मों का भी सम्मान और आदर करें। और नेक्स्ट है ट्रू सेरेमोनियल्स, ट्रू सेरेमोनियल्स।
हम जीवन में कई सारे उत्सव मनाते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी आयोजन करते हैं। ये सब दिखावे का है। ट्रू जो सेरेमोनियल्स क्या है? दान करना, दूसरों से प्रेम करना और सत्य का पालन करना, ये ट्रू सेरेमोनियल्स है। लास्ट नौ क्या है? सेल्फ अप्राइजल। सेल्फ अप्राइजल जी, व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर के जो बुराइयों को दूर करना चाहिए। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है हर व्यक्ति को अपने अंदर की जो बुराइयों को दूर करता, साफ करते रहना चाहिए उसे। तो इससे इन गुणों से जो है ये जो है दम के प्रमुख सिद्धांत हैं। सम्राट अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि दम है। दम में कहीं में भी ईश्वर या आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दम के प्रचार के लिए अशोक ने दम्मा महामठ ये अधिकारी होते थे जो इन सिद्धांतों को लोगों तक प्रचार करते थे। इस प्रकार यहाँ पर हम इस लेसन को समाप्त करते हैं। इसके जो वेरी इम्पोर्टेंट क्या है, आपके प्रश्न पत्र में जो है छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत 1 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आवश्यक है कि आप पाठ को अच्छी तरह पढ़ें और इसके जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट्स है, उसको नोट करें। और इसके टेक्स्ट बुक के अलावा भी आप दूसरे किताब या दूसरी जो बुक पढ़ें जिससे आपका ज्ञान में वृद्धि हो। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, वेरी ऐसे। who was the founder of Mauryan Empire? Mauryan Empire. Yes, इसी तरह who was the author of the Ardhashastra? Ardhashastra. Yes. What are inscriptions? What are inscriptions? Yes. What do you understand? What do you mean by? What do you mean by dam? Yes. Who was Megasthenes? इस तरह के प्रश्नों को आप स्वयं तैयार कीजिए और इसका आंसर लिखने की प्रयास करिए। मौर्य जो साम्राज्य के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जहाँ कहीं से भी आपको जानकारी मिले उसको और ग्रहण करिए। एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में यहाँ पर बताता हूँ, द अशोका। ये वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है, अशोका एंड द डिक्लाइन। Ashoka, the decline of Mauryas. ये वेरी इम्पोर्टेंट बुक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी। ये रोमिला थापर की पुस्तक है। ये किताब आप पढ़नी, रोमिला थापर, ये किताब आप पढ़िए। इससे आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। मैं इसी के साथ ही आज का ये पाठ जो है समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।